जब भी एक महिला और पुरुष विवाह रूपी बंधन में बनते हैं तो बनते हैं जीवन साथी। जीवन साथी एक ऐसे जीवन साथी जो आपके हर सफर, हर मुश्किल, हर मुसीबत में आपका साथ दे। जब चट्टान की तरह आपके साथ हर समय खड़ा रहे, उसे कहते हैं जीवन साथी। जीवन साथी शब्द को चुनना इतना आसान नहीं। कई परिस्थितियां आती हैं जीवन को जीने में, ताकि हम उसको समझ सकें, वो हमें समझ सके और एक दूसरे का साथ दे सके। नमस्कार, मैं सोनिका ठडवाल जीवन साथी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जीवन साथी कार्यक्रम में हम ऐसे ब्यूटीफुल कपल से आपको मिलाएंगे और जानेंगे उनके हमसफर के बारे में कि उनका सफर वो कब, कहां और कैसे मिले। पहले जानने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं पुनीत सूद जी और उनकी हमसफर रूपा सूद जी। पुनीत सूद जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुनीत सूद जी जो है, कहते हैं कि खूनदान एक ऐसा दान है जो सबसे बड़े दान में से माना जाता है। पुनीत जी ने इसे एक मिशन बनाया। हम पुनीत सूद से ही जानते हैं कि अगर सर मैं इस खूनदान की बात करूं तो ये आपने जो एक मिशन बनाया है वो क्या है? मैं 1982 से इस रक्तदान के उसमें जुड़ा था, क्योंकि सबसे पहले मुझे रक्तदान करने का मौका मिला था। मेरे पिताजी अस्पताल में दाखिल थे, इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल शिमला में। वहाँ पे एक पेशेंट था जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अगर आज आपने ब्लड का इंतज़ाम नहीं किया तो आपके पेशेंट को छुट्टी कर दी जाएगी, क्योंकि उसका जो हीमोग्लोबिन था वो सिर्फ 2 ग्राम रह गया होता और पेशेंट बहुत क्रिटिकल पोजीशन में था। उस वक्त मैं 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए मुझे ब्लड देना चाहिए। मेरे मन में आया और मैं ब्लड बैंक चला गया। मैंने उन्हें मतलब एक आधा महीना कम था मेरा 18 साल होने से, तो मैंने वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे एज पूछी। मैंने कहा मेरी 18 साल हो गई है, क्योंकि मुझे पता था कि 18 साल के बाद ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे ब्लड दिया और मुझे इतना अच्छा लगा कि जीवन में मैंने शायद बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद उसी रात मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रह पाए, लेकिन जब मैंने 10 या 12 दिन बाद जाके पता किया कि उस पेशेंट का क्या हुआ जो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में था, तो डॉक्टर ने बताया कि वो ठीक हो गया और उसको छुट्टी हो गई। और ये जान के जो मुझे अंदर से एक अनुभूति या फीलिंग्स जो हुई, मैंने कहा यार इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। हम तो अपने जीवन में और तो कुछ कर नहीं सकते, तो अगर हम इसी को अपना जीवन में एक अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें तो शायद बहुत लोगों का जीवन बच सकता है। और मेरे मन में आया कि मुझे इस पर जरूर काम करना चाहिए। तो मैं फिर दोबारा ब्लड बैंक गया। वहाँ पे डॉक्टर जयश्री शर्मा होती थी, उनसे मैंने कहा जी मुझे दोबारा ब्लड देना है, ब्लड डोनेट करना है। तो वो कहते नहीं, 3 महीने से पहले आप नहीं कर सकते, क्योंकि 3 महीने में ही ब्लड जो है पूरी तरह से रिकवर होता है। मैंने कहा जी अच्छा जी। फिर मैंने उनसे काफ़ी सारी डिटेल इसमें बात की, उनसे काफ़ी डिस्कशन की, तो उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने खुद जाके दिया। कुछ लोग चलते थे साथ, उन्हें भी बोलता रहा, पर वो इतना असरदार नहीं होता रहा। 1986 में मुझे स्टेट द्वारा स्वर्ण पदक मिला। उस वक्त तक मैं 25 बार अपना ब्लड जो है डोनेट कर चुका, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो ये गवर्नर हाउस में प्रोग्राम था। वहाँ उस वक्त जो गवर्नर थे मिस्टर आर.के.एस. जी गांधी, यहाँ के गवर्नर थे। तो उन्होंने फंक्शन में जब मुझे गोल्ड मेडल दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ एक कप चाय पीना पसंद करूंगा, कि आप फंक्शन के बाद आप मेरे साथ बैठेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को बहुत बड़ा ऑनर लगा कि मुझे गवर्नर कह रहे हैं कि मैं आपके साथ चाय पीना पसंद करूंगा। मैं 5 बजे के बाद जब फंक्शन खत्म हुआ, गवर्नर साहब के पास गया, वो मेरी वेट कर रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ। फिर उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि पुनीत जी आपने कितनी, पहले तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया आपने कितनी बार अपना जो है रक्तदान किया है। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। तो कहते क्यों नहीं पता आपको? मैंने कहा जी मुझे अपने बुजुर्गों से ही पता लगा है कि जो भी दान करो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुना हुआ था। तो वो कहते वो दान जो होते हैं वो पैसे का दान हो सकता है, जो आप दान कर दोगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। बाकी आप दुनिया में किसी भी तरह का दान करोगे तो वो किसी ना किसी रूप में पता लग जाएगा। चाहे वो पैसे का करोगे, चाहे गाय का करोगे या जमीन का करोगे, वो किसी ना किसी रूप में पता जरूर लगेगा। तो सिर्फ एक दान ऐसा है धन का जो पता नहीं लग सकता, उसको आप गुप्त रख सकते, बाकी कुछ नहीं रख सकते। लेकिन जो दान आप कर रहे हो
उससे बड़ा इस दुनिया में कोई कोई दान नहीं है, जी। क्योंकि आप अपने शरीर से कुछ निकाल के किसी का जीवन बचा रहे हो। जी तो उन्होंने कहा कि एक तो आपका गोल्ड, इसमें गोल्ड मेडल में नाम था, तो इसका मतलब आप 25 बार ब्लड दे चुके हैं। हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आज के बाद रोज आप एक रक्तदाता बनाओगे। जी, आप इसका वादा करते हो मेरे से? मैंने कहा जी मैं पूरे दिल से तभी कोशिश उसे एक करूंगा। मिशन कहा गया। हाँ, जी नहीं, मिशन तो 82 में शुरू कर दिया, जी। लेकिन उसको पूरी तरह से उसको करने के लिए वो 86 के बाद फिर पूरी जी। तरह से इसमें तन मन धन से जी, शुरू अगर होगी। मैं अब रूपा जी आपकी बात करूं कि रूपा जी जो है अपने हुनर से आपने कहीं महिलाओं को रोजगार दिलवाया है और उनको अपने पैरों पर खड़ा कराया है। थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपका प्रोफेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगी। मैंने ब्यूटी थेरेपिस्ट का टॉट किया है। जी। मैंने पहले इसमें ब्यूटिशियन का छोटा सा कोर्स किया था, उसके बाद मैंने इसमें बहुत पढ़ाई की है और ये सारा मेरे हस्बैंड ने ही करवाया है। तो फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग दे रही हूँ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन में 30 जी। साल से। तो बहुत से बच्चे वहाँ से निकले, किसी ने पार्लर खोला, कई आगे जाके कहीं जॉब लग गए, और कॉलेज में गेस्ट लेक्चर जैसे सेंट बीट्स में मैंने 4 साल वहाँ पे भी पढ़ाया है जी। और पीएमकेके में भी करा है, यूको आरसीटी में भी ट्रेनिंग दे रही हूँ। मतलब काफ़ी जगह मैं ट्रेनिंग देती हूँ बच्चों जी को। सर, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है जीवन साथी। हमें जीवन साथी में हम जानना चाहेंगे कि आप दोनों कब, कहाँ और कैसे मिले। हमारी मुलाकात भी जो है एक हादसा भी कह सकते हैं और एक बहुत अच्छा अनुभव भी कह सकते हैं आप। जी, सर ने एक हादसा वर्ड का यूज हादसा किया। इसलिए किया कि वो कुंभ का मेला में आपने सुना होगा कि कुंभ के मेले में 12 साल बाद मिले। जी मेरे माताजी और इनके माताजी कुंभ के मेले को जा रहे थे। जी वो कुंभ के मेले में इकट्ठे गए और उसके बाद उन्होंने मुझे आके कहा कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद जी। है। इनको मैं पहले से जानता था कि मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी है, तू उससे शादी कर सकता है क्या? जी। उसके बाद मैंने इनको प्रपोज कर दिया। जी। तो अरेंज लव कह सकता हूं मतलब मैं इसको। कि सर ने जो है पेरेंट्स से मिलने से पहले जो है मैम आपको जो है वो प्रपोज किया। नहीं, पेरेंट्स पहले की मम्मी- बात होने के बाद प्रपोज किया। पहले जी। मदर इन लॉ ने पसंद किया, उसके बाद इन्होंने पसंद किया। उसके बाद प्रपोज किया। जी लेकिन मैम, मैं सर जानता की इनको बातों से पहले तो मैं समझ गई कि सर को आप जो थे पसंद थे। और मैम आपको जब पता चला कि ऐसे जो आपको ऑफर आया तो उस समय आपके दिमाग में क्या था? क्योंकि एक एज अ फीमेल मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं, बहुत सारे हमारे सपने होते हैं। तो उस समय आपके दिमाग में क्या था और कैसा आपका उस टाइम रिएक्शन रहा? मुझे भी इनको देख के ठीक लगा और इनके बारे में सुना होता, जैसे इन्होंने बताया इनका सोशल, एक आदमी का आपका पता चल जाता है कि देख के या उनसे मिल के कि उनका नेचर कैसा है, उनका किस तरह के इंसान है। तो मैंने इनको पहली बार देख के ही मुझे पता चल गया था कि ये बहुत अच्छे हैं, सोशल हैं, दूसरे इंसान को जो समझ सकता है वो अपनी वाइफ को भी बड़े अच्छे से समझेगा। इसलिए मुझे उनके इनमें सारी क्वालिटी नज़र आ गई थी पहले ही। जी, पहले ही मैम को जो है वो पूरी हाँ। क्वालिटीज नजर आ गई थी। हाँ जी। मैम कहते हैं कि जीवन साथी अगर अच्छा हो तो जीवन निखर जाता है, वरना बिखर जाता है। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो अगर शादी वही एक दूसरे को समझने का वो है, अगर आपके पार्टनर अच्छा मिला है आपको तो आपकी ज़िंदगी सच में ही निखर जाती है। मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल निखरी है, क्योंकि मैं आज तक यहाँ मैंने पढ़ाई, मैंने ब्यूटी थेरेपिस्ट में टॉट किया है तो वो सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने मेरे को हमेशा आगे बढ़ाया कि तू पढ़ पढ़। मतलब लाइफ में देखो अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, तो हमने लाइफ में बुरा टाइम भी देखा है। ऐसे टाइम में भी मैं एक बार ऑल इंडिया लेवल पे कोई पेपर देने जा रही थी, ये हेयर एंड स्किन केयर का। तो मैंने कहा रास्ते में कि इतने पैसे भरे और इस पेपर में मैं फ़ेल हो गई तो मैं क्या करूँगी। तो इन्होंने बोला कि तू पैसे मत सोच, ये सोच के एक एक्सपीरियंस मिलेगा, तू पैसे दे के फेल भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, तुझे आगे पता चलेगा। लेकिन वो पेपर मैंने क्लियर कर लिया था, उसके बाद बहुत से पेपर दिए, सब क्लियर किए, लेकिन वो सब मेरे हस्बैंड की वजह से। उन्होंने मुझे हमेशा आगे पुश किया कि तू पढ़ पढ़, और आज मैं 52 की हो रही हूँ तो आज भी मैं पढ़ रही हूँ। जी, तो इसमें इन्हीं सर का ही ये वही तो पता चल गया कि आपने जो है मैम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उनके कैरियर के लिए। तो मैं अगर आपसे ही पूछना चाहूँगी, आपको मैम का कितना सपोर्ट मिला है? मुझे आज मैं ये जो भी सामाजिक कार्य कर पा रहा हूँ या बिजनेस भी करता हूँ, अगर परिवार का आपको सपोर्ट नहीं होगा तो आप किसी भी तरह का कोई सामाजिक कार्य नहीं कर सकते। जी क्योंकि आप जब कोई भी सामाजिक कार्य के साथ जुड़े हैं उसमें एक तो आपका टाइम कोई नहीं होता, कई बार सुबह 7 बजे भी जाना पड़ता है, कई बार रात को 12 बजे भी उठ के जाना पड़ता है। अगर घर में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप कभी नहीं जा पाएंगे। जी कि वो पूछे कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पूरी डिटेल पूछेंगे, पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। जी
सर अगर मैं सर और मैम जैसे मैंने आप दोनों का समझा कि एक रिलेशनशिप के लिए एक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार फैमिलीज़ में ऐसा होता है, खट्टी मीठी यादें तो हो ही जाती हैं, तो कौन सबसे पहले रूठता है और कौन सबसे पहले मनाता है? मुझे तो ऐसा आज तक मौका नहीं मिला। जी, मतलब सर कभी रूठे ही नहीं है। मतलब कि मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला, जी, तो इसलिए इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब मौका मिला हो, कोई एक्सपीरियंस हुआ तभी बता सकता है। तो मैम आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मुझे भी ऐसा कोई नहीं, मतलब अगर देखो आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं जी। तो आपकी लाइफ में खट्टी तो बहुत कम होगी, मीठी यादें ही होंगी। तो फिर कोई ऐसी मीठी याद बता दीजिए जो आज भी आप दोनों को याद है और आप उसको हमेशा कहते हैं ना कि कोई अच्छी ऐसी यादें होती हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा जीना चाहते हैं, उनको लाइवली करना चाहते हैं। कोई ऐसी याद जो आज भी आप दोनों को लाइवली करती हो? हम आज भी अपनी लाइफ हर रोज़ नई अच्छी यादों के साथ ही जीते, मतलब पिछला याद करने का हमको टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन इनकी मेरे को एक बात याद है कि जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी, इनको भी शायद याद नहीं होगा। हम दिल्ली गए थे, मेरा मायका उधर ही है, तो हम कुछ शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए सूट वगैरह खरीदे। तो ये भी आगे चले गए, कहते मैं भी सूट खरीद रहा हूँ। मैंने कहा आप किसके लिए खरीदे? कहते तू अपनी मम्मा के लिए खरीद रही है। मैं भी अपनी माँ के लिए, मतलब मेरी मम्मी के लिए ये उस टाइम सूट खरीद के लेके आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं ससुराल में उनका सामान खरीदूँ, पर इन्होंने मेरी मम्मी के लिए। आज भी ये ऐसे ही करते हैं। मेरी मदर इन लॉ तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ का भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि आज सब कुछ अच्छे से। तो बस वो याद है कि इनको याद नहीं है इस बात का, लेकिन मुझे याद है। जी सर, आप दोनों की जब शादी हुई तो क्या आप एक जॉइंट फैमिली में रहते थे? जी। तो उस समय मैम जैसे दूसरे घर से आए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारे सपने थे और कहीं ना कहीं बचपना भी हम लड़कियों के उस समय साथ रहता है। तो उस समय आपने मैम को कैसे हैंडल किया? कई बार ऐसी कोई सिचुएशंस ऐसी तो नहीं आई कि जब आपको लगा कि मुझे मैम को सपोर्ट, कभी हो जाता है कि ऐसा कि मुझे मैम को सपोर्ट किया आपने, अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरी मदर भी उस समय साथ थी, तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई जो? मुझे याद नहीं कोई इस तरह की आई, ना इस तरह की शायद ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जी। जो मेरी माँ थी वो इनको, क्योंकि हम 6 भाई हैं, जी। हमारी बहन कोई नहीं है। मेरे पिताजी को बहुत वो थी कि मेरे घर में बेटी हो, जी। तो माँ को भी ऐसा ही था। तो शायद माँ ने उन वक्त इनको एज ए बेटी इनको माना है, तो इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैम आप दोनों की रिलेशनशिप को कितना समय हो चुका है? 32 साल हो गए। 32 साल हो चुके हैं। कुछ ऐसी सरप्राइजेस जो सर ने आपको कभी दिए हों, अचानक आपको लगा हो आपका मूड ठीक करने के लिए, कई कई क्योंकि फीमेल्स हम हैं, हमारे कई बार इमोशनल चेंजेस होते हैं हमें, कई बार हम बहुत तरह के दौर से हम जो गुजरती हैं उस समय? मेरी लाइफ में ऐसा टाइम भी नहीं आया कि सरप्राइज इन्होंने मुझे कभी भी नहीं दिया। सर आज मैम ने देखो हर औरत चाहती है कि उसको कभी कोई सरप्राइज मिले, पर इन्होंने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया। जी। तो सर आज मैं आपको दूरदर्शी के माध्यम से इतना मैम ने सबके सामने बोल दिया कि आज तक आपने मैम को कोई सरप्राइज नहीं दिया, तो अब आपको जो है नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा ताकि मैं बोल पाऊं। सरप्राइजेस मैंने ही दिए इनको, जी। किसी भी तरह के कोई वो हो, मैंने ही इनको किया है, पर इन्होंने मुझे कभी सरप्राइज नहीं दिया। मैं उसमें आपको एक बात बताना चाहूँगा। जी। हमने मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं मेनली रक्तदान के साथ जुड़ा हूँ। जी। तो हमने कई बार दोनों ने इकट्ठे भी रक्तदान किया। जी। मेनली हमने जैसे पिताजी की तीत हुई तो हम दोनों जाके ब्लड डोनेट करते हैं, इकट्ठे ब्लड डोनेट करते हैं। क्या कहते हैं, मेरा जन्मदिन हुआ तो हम उसको इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बार मैंने अपने एक पोस्ट में डाला, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि हम लोगों को इम्प्रेस करें किस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान से जुड़े। तो मैंने एक पोस्ट डाली अपनी फेसबुक के अकाउंट में जी। कि मेरी अर्धांगिनी आपके बिना मैं कोई भी सामाजिक या परिवार कार्य है जो मैं आपकी उसके बिना पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने एक साईनाथ का सीरियल देख रहा था टीवी पे जी। उस पे पहले तो 7 जन्मों का ही सुना था, तो साईनाथ जी ने वहाँ पे बोला कि मेरा 72 जन्मों का संबंध है आपसे। तो मैंने उस पोस्ट पे लिखा मेरा 7 जन्मों का नहीं, आपके साथ 72 जन्मों का संबंध है। तो खैर वो सरप्राइज आपने कहीं पोस्ट लगता है मुझे सर की पढ़ी नहीं होगी। नहीं पढ़ी नहीं। और मुझे ये बार बार कहती रही, कहती है आज भी कहती है मेरा 7 जन्म में 72वां जन्म आखिरी है। तो आपके साथ जो मतलब कि यही होता है कि आप कब उठ के चले गए, कभी कभी वो चले गए, तो बस उसी में थोड़ा सा होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
मैम आपको क्या लगता है कि एक जो अच्छा जीवन जीने के लिए दोनों कपल्स के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट किन बातों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो यही है कि एक दूसरे को समझना। जी। अगर आप एक दूसरे को अच्छे से समझते तो आपकी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। जी। अगर वही है कि अगर आप लोग, आपके विचार अलग हैं, क्योंकि हम दोनों की सोच एक जैसी है, ये जैसे ब्लड डोनेशन के साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ तो जुड़े हैं, साथ में आपको ये बताऊं मैं कि आज तक जैसे हम भराड़ी में रहते हैं, आज तक कोई डेड बॉडी इनके बगैर नहीं गई है। ये डेड बॉडी का भी पूरा काम करते हैं, तो जी। उसमें भी है तो अच्छा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बोला शिमला में कहीं भी कभी डेथ होती है तो ये हर जगह से इनको फ़ोन आ जाता है कि वो पुनीत सूद वो तो करेंगे ही, तो फिर ये हर जगह चले जाते, तो वहाँ भी गए। तो जब वहाँ गए तो मैंने बोला कोरोना तो नहीं है, कहते नहीं नहीं कोरोना नहीं है। और ये सारा काम डेड बॉडी को पैक करना, सब कुछ, सब इनको डांटते, उसके बावजूद भी ये रुकते नहीं, करते हैं। तो उन्हीं के घर से, उन्हीं की फैमिली से किसी मेंबर का फ़ोन आया कि आपने भैया को यहाँ क्यों भेजा, इन लेडी को तो कोरोना है। तो मैं डर गई। फिर ये घर आए, मैंने इनको बोला कि देखो आप ठीक है सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना कि आप उस लेडी को, उन्होंने फिर इन्होंने बताया कि नहीं, उनके बेटे ने बताया कि कोरोना था लेकिन मरने से पहले कोरोना खत्म हो गया था। पर तो वही कहते बात है बाकी कि ये सर कि ने ऊपर वाले की वो है, मैं जो करूँगा अपने अच्छे उससे करूँगा। जी, सर जो तो है वो बहुत ज़्यादा जो है समाज सेवा बहुत, से हाँ। जुड़े हुए हम कहें, जैसे आपने ये हमें बताया, तो लगता है कि सर जो है वो समाज के प्रति वो बहुत ज़्यादा बहुत जहाँ ज़्यादा, पे हाँ। भी कुछ है। तो मैम ने आपको कभी ऐसा नहीं रोका, जैसे एक बार के लिए मैम ने थोड़ा सा कहीं बोला, कभी आपको नहीं, ऐसे रोका रोका नहीं? कभी नहीं है। मैं आपको बस सच्ची वही बताऊं, उस मैं तो टाइम अपने डर। बिजनेस पे भी ध्यान नहीं देता हूँ जी। कि अगर मुझे अपना बिजनेस का कोई ज़रूरी काम होगा तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन कोई इस तरह का काम आ गया मैं उसको जाऊँगा, मतलब अपने बिजनेस को छोड़ दूंगा। 2 लाख का फायदा होगा, हम सोचेंगे हम पहले 2 लाख इकट्ठे कर लें उसके लिए, ये उस 2 लाख को भी ठोकर मार के, पहले किसी की डेथ हुई, किसी को बहुत इमरजेंसी मैम, हो, बहुत तो ये उसी में ही जाते कम हैं। लोग ऐसे होते हैं जो इतना सोचते हैं और ये समाज के बिल्कुल लिए। नहीं, जी। बिल्कुल मैं अलग इसमें है कहना चाहूँगा जी, हमेशा। इसमें ये जरूर कहना चाहूँगा कि हर आदमी समाज सेवा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। जी। क्यों? उसको किसी न किसी तरीके से कोई परिवार आ जाता है या कहीं पैसा आ जाता है, लेकिन कुछ प्रभु की ऐसी कृपा रही, मुझे इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया और जी। मुझे शायद जो मैं काम करता हूँ इसकी वजह से आज तक किसी कमी तरह भी की कभी कोई नहीं कमी नहीं रही। जी। मैम जैसे आप दिल्ली, आपने बताया कि आप दिल्ली रहते थे, दिल्ली से आके शिमला जैसी एक छोटी जगह में जब आप आए तो आपको एडजस्टमेंट में कितनी प्रॉब्लम्स आई? वैसे मैं दिल्ली से ही हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई अपनी यहीं की है। जी। हाँ, पढ़ाई +2 तक यहाँ किया, उसके बाद ब्यूटिशियन के आगे आगे पढ़ाई के लिए वहाँ गए। पर शिमला अच्छा है, यहाँ के लोगों में, मतलब यहाँ के लोगों के दिल बड़े हैं। जैसे बड़े शहरों में शहर बड़ा है लेकिन उनके दिल छोटे होते हैं, जी। ये कि छोटा शहर है, दिल बड़ा है। तो जी। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, हर चीज़ सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़ी सी मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूँगी, आप फैमिली में टोटल कितने लोग हैं? हमारी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जी। और भगवान की दया से, जैसे ये इन्होंने बोला, कमाने में कभी वो नहीं रखा, बच्चे हमारे हमेशा टॉपर रहे हैं। कभी हमने ट्यूशन नहीं पढ़ाई, कभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन टॉपर रहे हैं। छोटी बेटी है, उसने एमआईटी नोएडा से फैशन डिज़ाइनिंग का किया है, जी। गोल्ड मेडलिस्ट है वहाँ की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसको मिला हुआ है। तो और बेटे ने ऑकलैंड से किया हुआ जी। +2। जैसे मैम आप अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि वो टॉपर्स रहे हैं, तो जब बच्चे छोटे थे तो जब एक कहते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस समय आपको सर ने कैसे सपोर्ट किया, कि कैसे आपने अपना काम भी देखा और किस तरह से आपको सर ने उस टाइम सपोर्ट किया है? सर शाम को आके ये पूछते थे बच्चों के नंबर कितने आए हैं, बस इतना ही पूछते। बाकी सब वही कि बच्चों की पढ़ाई सब कुछ वो मैं ही देखती थी। जी। हाँ, कभी कभी बीच में कभी ऐसे पूछ सर आज लेते थे, बहुत पर सारी ये- कंप्लेंट्स भी जो हैं वो आपको थोड़ी दूरदर्शन के complaint माध्यम पर से मैं आपको सुनने को बताना मिल रही है। चाहूँगा कि सुबह जैसे घर में काम होता है, नेचुरली जी। घर में बच्चों को पालन पोषण में छोटे बच्चे होते हैं, तो उसमें पूरी हेल्प, मैं बच्चों पूरा को घर का तैयार काम साथ करना, में करता बच्चों का हूँ। सारा वो, मतलब ये है कि घर का हर काम साथ में कर रहा है। ये नहीं कि नहीं सुबह बच्चों को लेके स्कूल जाना, फिर शाम को लेके आना, ये पढ़ाई देखना, सब कुछ वो मेरा ही इनका काम काम होता था। था। मैम एक रिलेशनशिप के लिए, और सर एक रिलेशनशिप के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो एक दूसरे को देना, चाहे आप जैसे आप समाज सेवा में जुड़े हैं या आप अपने काम में जुड़े हैं, तो दोनों को एक टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो टाइम आप दोनों कैसे मैनेज करते हैं? मैं उसमें बताना चाहूँगा, ये हमारे
पहले अब थोड़े कैंप कम हो गए क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कैंप लगाने शुरू कर दिए। जब हम पहले कैंप लगाते थे महीने में कई बार 2-2 3-3 कैंप लगाते थे, जी। तो ये मेरे साथ वहाँ पे कैंप पे पूरा काम करती थी, मतलब घर से खाना बना के लाना, सब कुछ करना। तो हमारा टाइम जो है, मतलब कि हमारा जो आपस का टाइम था हम उस कैंप में ही वही होता उस कैंप में बैठ के भी हम बातें कर लेते थे, Enjoy करते फिर थे हम थोड़ा पूरा। बहुत ये है कि घर में भी थोड़ा शाम के टाइम में थोड़ा टाइम निकाल लेते, कुछ डिस्कशंस करनी हो, कोई भी वो हो तो थोड़ा बहुत कभी टाइम निकाल लेते हैं। पर यही है कि जब ये सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर हर चीज़ को मुझे भी समझना पड़ेगा कि इनके पास कितना टाइम है, उसी हिसाब से फिर इनसे। सर जैसे आपने बिजनेस की बात की, तो आप किस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा? मेरा कैटरिंग का काम है जी, जी। बस उसी के साथ जुड़ा हूँ। उसी के साथ, उसके लिए भी मैम आपको थोड़ा आइडिया जनरेट करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं जब आपको लगता है? वो हर तरह से। जी। कई बार मैम ऐसा होता है कि लाइफ में हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती है, कई अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो लाइफ में चलते रहते हैं। तो उस समय आप दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, और दोनों में सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन है? जैसे कहते हैं ना, कई बार दोनों कई बार पिलर्स की तरह भी खड़े रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक जो है थोड़ा इमोशनल होता है तो डर ज़्यादा होता है। तो उस समय आप एक दूसरे को कैसे हैंडल करते हैं? ज़्यादा इमोशनल तो मैं ही हूँ, जी। और जब भी कभी कोई लाइफ में ऐसा टाइम आता है, सिचुएशन ऐसी होती है, तो यही मुझे समझाते हैं, यही संभालते हैं कि ऐसे हो जाएगा। जैसे मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई है, मैं रात रात भर सोती नहीं, बैठी रहती थी, नींद ही नहीं आती थी। फिर मेरे हस्बैंड ही है, वो संभालते थे कि जो कुछ भी है करेंगे, ऐसे करेंगे, जो भी मतलब अपने आप सारा कुछ पिलर की तरह। तो यही है। कुछ ऐसी मूवमेंट जो आपको याद हो कि जब आपको सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस समय आपको लगा कि नहीं, जो मेरा हमसफ़र है वो जो मैंने चॉइस किया वो बिल्कुल सही? मैंने जैसे बताया अभी बेटी की शादी के टाइम में ना, जी। बस बहुत टेंशन थी, हर चीज़ की टेंशन थी। मतलब एक माँ के लिए बेटी की शादी में होता ही है, और इनको बिल्कुल टेंशन नहीं थी। तो फिर यही मुझे समझाते थे कैसे शादी वो करना है। उस टाइम शादी ऐसे हुई कि मुझे कुछ भी पता नहीं, जैसे सो के उठे और आँख खोल के देखा तो सब कुछ हो चुका था। और वो मैं उसमें सिचुएशन बताना मतलब चाहूँगा, इतने अच्छे से ये हो रात गया। को सो के मतलब बैठ जाते थे कि कैसे स्ट्रेस करोगे, बहुत ज़्यादा ले स्ट्रेस लिया था। था। जी। मैं कहता यार सो जाओ चुपचाप से, मेरे को भी सोने दो, अपने आप भी सो जाओ, जी। आपने कुछ नहीं करना है, करने वाला ऊपर बैठा है, क्योंकि हाँ, मैं मतलब गॉड ये फेथिंग बहुत किसी उसमें, हूँ। हाँ, ये और सब हमेशा कुछ हो ये जाता कि है। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखते हैं कि हम सब कुछ हो जाता है। जी। जैसे वो मैम होता है। आपने अब मुझे शुरू में बताया कि आप अभी भी स्टडीज़ कर रही हैं, तो उसके लिए समय चाहिए। हाँ जी। तो सर सोशल वर्क में बिजी हैं, घर भी आपको मैनेज करना है, 2 बच्चे और भी हैं, तो वो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? घर का सारा काम करना, फिर जैसे क्लासेस लगाना, तो फिर ये भी हेल्प कर देते। जैसे नोट्स बनाने हैं, कुछ वो करना है, तो मेरे हस्बैंड जब खाली टाइम होता है इनके पास, जब घर आते हैं, तो ये रात को बैठ के भी जिस टाइम फ्री होते हैं तो कर देते हैं। तो मैं स्टडी भी कर लेती हूँ, फिर घर में भी हेल्प कर देते हैं कि तुम पढ़ लो तो ये काम मैं कर लूँगा, जी। वो सारा वो कर देते हैं। मैम अगर हम आज के समय की बात करें, तो आज के समय की अगर हम कपल्स की भी बात करें या जो नई शादी भी करें, पेशेंस लेवल बहुत कम है, बहुत ईगो बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इन रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है? कैसे इन रिलेशन को हम संजो के रख सकते हैं? कैसे एक दूसरे का साथ दे सकते हैं? कहते हैं कि शादी एक समझौता है, तो समझौता एक तरफ से नहीं, वो दोनों तरफ से होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी, आपको 32 ईयर्स ऑफ मैरिज को हो चुके हैं, तो जो मेरे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको जो रिलेशनशिप में बंधने वाले हैं, जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं, कईयों की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ये आपसे जो है सजेशन लेना चाहूँगी। मैं आपको इस बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें हम एक शब्द इस्तेमाल करते, समझौता है। जी। मेरे ख्याल से समझौता नहीं है। जी। समझौता इसलिए नहीं है, अगर हम समझौतों पे चलें तो शायद लाइफ टफ भी हो जाए। और एक बार जैसे आपने कहा ईगो हर्ट होती है, और जब समझौते पे आप जाते हैं तो ईगो हर्ट होती है। अगर हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लें और उसके ऊपर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ज़िंदगी निकल सकती है, और निकलेगी भी। क्योंकि जब आपने समझ लिया, फिर आपकी ना ईगो रहेगी, ना आपको ऐसा लगेगा कि मैं समझौता कर रही हूँ। तो इसमें कंप्रोमाइज़ शब्द जो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। जी। दूसरा मैं भी बताऊंगी आपको कि जैसे हम आजकल की शादियां बोलते हैं नहीं चलती है ये जी। सब कुछ, तो हमको अपने बच्चों को वही संस्कार देने चाहिए। जैसे मेरी बेटी की शादी हुई जी। है, तो वही कि हम एक सास शब्द लेते हैं। सास शब्द मेरे ख्याल से बनना ही नहीं चाहिए था। जी। वो आपकी पति की माँ है,
जैसे आपकी माँ है वैसे ही आपके हस्बैंड की माँ भी हैं, तो बच्चों को थोड़ा ये चीज़ें समझाएंगे। एक बड़ी फैमिली में कैसे रहना, जैसे मैं बहुत बड़ी फैमिली में रही हूँ, जबकि मैं मायके से बिल्कुल अकेली थी, छोटी थी। यहाँ मैं सबसे बड़ी बहू हूँ और सारे देवर मेरे से बड़े हैं, एक देवर मेरे बराबर है ना। छोटे तो हैं। मतलब एक छोटा है, तो सबसे बड़ी बहू अच्छा जी। हूँ। तो मतलब वही बताने के लिए कि एक परिवार को समझना हमको अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने जी। बच्चों को, चाहे वो आपका बेटा है या बेटी है, हम उनको संस्कार ऐसे दें कि आगे आपको कंप्रोमाइज़ या आपका ईगो, ये चीज़ें आगे ना आए। तो अगर आप अपने घर में स्टार्ट करना, हमको घर से ही शुरू करना जैसे सर पड़ेगा। मैम ने कहा कि बच्चों की ग्रूमिंग वैसी होनी चाहिए, बच्चों को ग्रूम वैसे करना चाहिए, तो आप इससे मैम से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। तो आपने जब अपने बच्चों को ग्रूमिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन बातों को रखा कि मुझे अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है? अगर हम बात करें सेल्फ डिपेंडेंट की ही बात करें, तो वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट हमें बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आए। सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको बच्चों की स्टडी के बारे में, क्योंकि आज ज़रूरत है, जी अच्छे से अच्छी स्टडी देने की कोशिश करें। जी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो जी। उनको बड़े प्यार से टैकल करो। अगर एक थोड़ा गुस्से से बोलेगा, एक थोड़ा शांति से बोलेगा तो टैकल हो जाती है। जी। मतलब दोनों वही माँ बाप बच्चों का। को ना दोस्ती का रिश्ता रखना चाहिए बच्चों के साथ। हमने आज तक किसी बच्चे को एक थप्पड़ तक नहीं दिखाया। जी। उसके बावजूद जैसे बच्चे, मैंने देखा है कई लेडीज पढ़ा रहे होते हैं, पेरेंट्स पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे को बड़ा गुस्सा करते हैं पढ़ाते हुए। तो जितना गुस्सा करेंगे बच्चे के समझ में कहाँ से आएगा। तो उसको प्यार से हैंडल करो। हर चीज़ का मतलब प्यार से तो दुनिया जीती जा सकती है, तो जी। एक परिवार को क्यों नहीं जीत सकते हैं। जी। जैसे आपने बोला कि आप जॉइंट फैमिली की बात की आपने, बच्चे अक्सर आजकल की बात करें तो हम चाहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ रहना चाहते हैं और साथ में हमारे बच्चे, तो ये आपको क्या लगता है कि ये पीछे से हम बात करें कि हमारी ग्रूमिंग वैसी है, या फिर हम कहें कि हम जो हैं कि हम साथ रहना ही नहीं चाहते किसी के? नहीं, थोड़ा वही है कि आपके परिवार में देखो, हम जैसे हर परिवार में छोटी मोटी खटपट होती है, भाई भाई, देवरानी जिठानी, है ना। तो उस टाइम हम बच्चे देखते हैं कि भाई मम्मा की उसके जी। साथ बात हो रही है, या तो फिर हमको उनको बच्चों को सिखाना पड़ता है कि हाँ, चाचा ने अगर बोल दिया तो कोई बात नहीं, है ना, कल दूसरे दिन ठीक हो गए। तो हमारे घर में भी हम भी इसी तरह से ही रहते हैं कि थोड़ा मन मुटाव भी आ जाता है, लेकिन उस बात को उसी टाइम कि खत्म कर दो। प्यार से सब बच्चे, चीज़ों को हाँ, जो है वो जीता जा बच्चे वही सकता चीज़ है। सीखेंगे जो हम मैम, सिखाएंगे। आप दोनों हमारे इस देखेंगे। कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank जैसे कि हमने मैम से बात की, उन्होंने कहा कि प्यार एक ऐसा बंधन है जो सब रिश्तों को जो है वो जोड़ के रखता है। आज के कार्यक्रम में मैं इतना ही कहूँगी कि अपने रिश्ते को अगर बना के रखना है तो एक दूसरे को समझना, साथ में ईगो को दूर रखना होगा। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।